अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत ने एक हैरान कुन कदम उठाया है, वो ये कि जिसके लिए माजी में हुकूमत खुद भी कोशिशें करती रही है। हुकूमत ने एक आईनी तरमीम की मुखालिफत की है जिसके तहत मुल्क भर में हाई कोर्ट बेंचेस की तादाद में इजाफे का मुतालिबा किया गया था ताकि आवाम को ज़ाहिर है सस्ता इंसाफ फराहम किया जा सके। ये जो बिल था ये नून लीग की जानिब से सेनेट में पेश किया गया था। बिल के हक में 57 जबकि मुखालिफत में 13 वोट पड़े। लेकिन आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है, यानी 104 रुकनी ऐवान में कम अज़ कम 69 सैनेटर्स का इस बिल के हक में वोट करना ज़रूरी था। बिल की मंजूरी पर नाकामी के बाद नून लीग अब ये कह रही है कि हुक्मरान जमात PTI बेनकाब हो गई है और ये बात सबको मालूम हो गई है कि हुकूमत लोगों को सस्ता इंसाफ फराहम करने में दिलचस्पी ही नहीं रखती है। सवाल ये है कि हुकूमत ने आखिर इस बिल की मुखालिफत क्यों की है। दूसरी तरफ आज हुकूमत ने कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। हुकूमत ने कुलभूषण यादव की सजा के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है जिसमें यह कहा गया है कि कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए ताकि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान की जिम्मेदारी पूरी हो। सवाल यह है कि क्या हुकूमत का यह जो इकदाम है यह कानूनी तौर पर दुरुस्त है। हुकूमत के इस इकदाम पर अपोजिशन की जानिब से तो खूब तनकीद की जा रही है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने इस बात पर ट्वीट किया आज और ये कहा कि कुदरत का इंतकाम। कल तक नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को कुलभूषण के मामले पर नर्म होने का ताना देने वाले अब कुलभूषण के वकील भी बन गए। PTI वालों बोलो, कौन नून लीग का है, कौन है मोदी का यार, क्यों हम लोगों को ताने दिए जाते थे। जबकि दूसरी तरफ इस वक्त मुल्क में जो एक और बहस हो रही है वो ये है कि नैब कवानीन के खिलाफ दिन ब दिन जो आवाज़ें उठ रही हैं ये मज़ीद तेज़ होती जा रही हैं। कल नून लीग के रहनुमाओं ने नैब को ख़त्म करने का मुतालबा किया तो आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी चेयरमैन नैब से इस्तीफे का मुतालबा किया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कौमी एहतसाब ब्यूरो के बारे में जो कहा है इसके बाद नैब के रहने का कोई जवाज नहीं बनता, इसलिए नैब को बंद कर दिया जाए। इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारे के दरवाजों को ताला लगा दिया जाए। हम तो कहते थे कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि नैब सिर्फ मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये बात कह रही है अब नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक ज़माने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। अब बात यह है कि अपोजिशन की जानिब से नैब पर पहले ही तनकीद की जाती है। अपोजिशन नैब को काला कानून भी कहती रही है, लेकिन इस बार अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट की ख्वाजा बरादरान की जमानत के फैसले में दिए गई जो ऑब्जर्वेशन है उसको अपने मौक़िफ़ की जीत करार दे रही है। सवाल यह है कि अपोजिशन का क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किए गई जो ऑब्जर्वेशन है उसको अपने मौक़िफ़ की जीत करार देना दुरुस्त है? क्या फैसलों में शामिल मुशाहिदात की कोई कानूनी वक़्त है? इसके ऊपर क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है? और अपोजिशन और हुकूमत के माबैन नैब कवानीन में तरमीम का मामला आखिर कहाँ पर अटका हुआ है, इस सब पर मैं बात करूँगी साबिक वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम साहब से। उन्होंने मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका। इससे पहले कि मैं डिटेल डिस्कशन में जाऊं फ़ारूक साहब, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो पूछना चाहती हूँ। एक तो ये जो इल्ज़ाम भी लग रहा है, प्रोपेगेंडा कह लें, तनकीद कह लें भाई, कि वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम जो हैं ये अब नहीं है इनके पास वजारत, लेकिन ये वज़ीर कानून के दफ्तर में आखिर क्यों बैठते हैं? तो इस पर मैं ज़रा आपका मौक़िफ़ लेना चाहती हूँ। बड़े दिनों से मैं प्रोपेगेंडा सुन रही हूँ। वो पहले जब फेक न्यूज़ चलती थी, फैब्रिकेटेड फेक न्यूज़ चलती थी तो मुझे गुस्सा आता था। और अगर मैं कभी क्योंकि नहीं मीडिया को हमेशा मैंने अपना पार्ट समझा, और अगर कभी ये कहा कि जी फेक न्यूज़ नहीं चलाए, जैसे एक दफ़ा फेक न्यूज़ ये चलाई थी कि प्राइम मिनिस्टर ने जी मेरी बड़ी सरजनिश की आर्मी चीफ के केस में, बिल्कुल झूठ लग। तो मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा कि फेक न्यूज़ नहीं चलनी चाहिए, तो उसका जवाब ये मिला कि जी फेक न्यूज़ तो अपनी जगह पे है, लेकिन फ़ारूक साहब ने अल्ताफ़ हुसैन को नेल्सन मंडेला कहा था।
मतलब देखिए किस चीज़ की को किस चीज़ से मिलाया जाता है। वो क्यों कहा था, वो उस ज़माने में ये होता था कि लंदन से फरमाइश आती थी, वो फरमाइश पूरी नहीं की जाए उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते थे। तो उस वक्त तो मीडिया ने किसी को इस तरह की बात पता भी नहीं थी, सिक्योरिटी इश्यूज थे। लेकिन बहरहाल बात इतनी ये है कि ये फेक न्यूज़ है। मैं आज सुबह इस्लामाबाद ज़रूर आया हूँ, लेकिन पिछले 10 दिन से ऑनवर्ड्स मैं तो कराची में था। और ये कहना कि मैं मिनिस्ट्री में बैठा हुआ हूँ और मैं मिनिस्ट्री चला रहा हूँ, तो मतलब ये फेक न्यूज़ है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ओत ले लेते तो ये सारी ये फेक न्यूज़ ना आती ना। क्यों ओत नहीं ले रहे फारूक साहब? देखिए इस वक्त मुल्क का कोई वजीर कानून नहीं है, जाहिर जिम्मेदारी तो वजीर आजम की है। हाँ, वजीर आजम कौन? वजीर आजम। हाँ, लेकिन कानून भाई, कानून तो आप जानते हैं ना, कानून तो आप जानते हैं। चले इस पे फिर बाद में कभी बात करेंगे। वैसे मुस्तकबिल करीब में ओथ ले रहे हैं या जाती मसरूफियात हैं, अभी कोई नहीं ले सकते या कुछ रुकावटें हैं? नहीं, जाती मसरूफियात तो हैं। अच्छा। ओथ लेने या ना लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंसान वो काम करे जिससे पाकिस्तान की फलाह हो, बहबूद हो। तो कुछ निजी काम में भी मैं थोड़ा सा टाइड अप हूँ, तो मेरे ख्याल में ये इसको चले इसमें मैं बेस्ट ऑफ लक ही कह सकती हूँ। नहीं करें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा फारूक साहब, एक और जो हुकूमत का इकदाम, इसको कानूनी तौर पर ज़ाहिर है मैं ये समझना चाहती हूँ, आप बेहतर तौर पर बता सकते हैं। जो हुकूमत ने भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक दरख्वास्त दी है, इसको कानूनी तौर पर आप कैसे देखते हैं? बड़ी तनकीद हो रही है, खासतौर पर नून लीग वाले कह रहे हैं भाई हमें तो आप कहते थे कि कुलभूषण के लिए हमारा रवैया बड़ा नरम था, आज आप लोग पटिशनें दायर करते फिर रहे हैं, दरखास्तें देते फिर रहे हैं। मेरी गुजारिश है मेरे नून लीग के भाइयों से, बहनों से, मेरी गुजारिश है पीपल्स पार्टी के हमारे भाइयों से, बहनों से कि देखिए प्लीज़ ये एक बड़ा हाईली सेंसिटिव पाकिस्तान का सिक्योरिटी इशू है और इस पे प्लीज़ सियासत ना करें, इसको छोड़ दें। बाकी चीज़ों पे बिल्कुल होनी चाहिए, सियासत होनी चाहिए। एक तरफ आप लोग हैं, एक तरफ पीटीआई है, वो भी हमारे हैं, आप भी हमारे हैं, ज़रूर आप इसको करें। और ये इसकी वजह मैं आपको बता दूं और जल्दी से आपके सामने बयान करूं, वो ये है कि जब ये मुकदमा चला तो उस मुकदमे में आईसीजे ने जब अपना फ़ैसला दिया तो उसमें ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक रिव्यू और रिकन्सिडरेशन का मैकेनिज्म कानूनन प्रोवाइड करेगा ऑफ पाकिस्तान ओन चूजिंग। अल्फाज हैं ऑफ पाकिस्तान ओन चूजिंग, यानी रिव्यू और रिकन्सिडरेशन के लिए पाकिस्तान को ये आईसीजे ने कहा कि आप खुद पाकिस्तान चूज करें और जो मिलिट्री कोर्ट से जो ये रॉ के एजेंट हैं कुलभूषण साहब, इनके लिए एक रिव्यू और रिकन्सिडरेशन का एक मैकेनिज्म कानून आप एक बनाएं और उस कानून से आप इफेक्टिव रिव्यू और रिकन्सिडरेशन करें। तो नतीजतन उन दिनों मुझे याद है पार्लियामान सेशन में नहीं था और ये काफ़ी डिबेट भी हुई है, इसके अंदर इंटरनेशनल लॉयर्स हैं, उनसे ओपिनियन भी ली गई है और उसके बाद फिर ये फैसला किया गया। और ये ऑर्डिनेंस लाने का सिर्फ मतलब ये था, देखिए आपके पास दो ऑप्शन थे। एक तो ऑप्शन ये था कि आईसीजे की आप हुक्म अदूली कर दें, हाँ। और ताकि वो सिक्योरिटी काउंसिल में आपके खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर दें। पाकिस्तान को डिक्लेयर कराने की इंडिया कोशिश हमेशा करता है कि पाकिस्तान जो है रोग स्टेट है, पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल लॉ पे नहीं चलती। और दूसरा ये था कि हम हैं एक्चुअल पाकिस्तान एक बड़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिबल स्टेट है जो कि अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को भरपूर तौर पे फुलफ़िल करना जानती है और करती है, और हमेशा ऐसा हुआ है। तो लिहाजा ये ऑप्शन दिया गया जिसमें हमने हर तरह से पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल कमिटमेंट था, आईसीजे की रूलिंग थी, उसको फॉलो किया। और ये जो ऑर्डिनेंस है बिल्कुल एन जो वर्डिंग है आईसीजे की उसके हिसाब से है। अच्छा देखिए, इस पे एक
एक ये बहस ज़रूर हो सकती है कि चलिए हो सकता है कि कोई हमसे कोई ये कहे कि जी ये ऑर्डिनेंस में इस तरह ICJ की कंप्लायंस नहीं हो रही, हाँ। आप इसको इस तरह कंप्लायंस करें, ये बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन ये कहना कि नरमी कर दी गई है, मेरे ख्याल में ऐसा ना करें। अच्छे लोग हैं आप लोग भी, PTI वाले भी अच्छे हैं, पीपल्स पार्टी भी, मतलब कि ICJ के फैसले की रोशनी में फेल ट्रायल अगर तक करने थे आलमी अदालती इंसाफ के कहने पे तो ये करना जरूरी था, आपके कहने का मकसद ये है? सही। जी हाँ, जी हाँ। और इस पे क्योंकि सेंसिटिव सिक्योरिटी इश्यूज हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इस पे सियासत नहीं करें, और बहुत सी चीजें हैं उस पे करें, गिव एंड टेक करें। आगे बढ़ते हैं फारूक साहब। फारूक साहब, नैब की गैर जानिबदारी और मुकदमात को निपटाने का, फिर लोगों को पकड़ने का तरीक़ाकार, हमेशा से इस पर क्वेश्चंस उठते रहे हैं। ये मामला हमेशा मतनाज़े रहा है और ये तासुर रहा है कि इस इदारे को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है, और हर हुकूमत जो है ना वो इस इल्ज़ाम को ये कहकर झुटला देती थी कि भाई जी नहीं जी, नैब तो एक आज़ाद इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, इसलिए सिर्फ ये जो है ना इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑब्जर्वेशन दी है इस इदारे के बारे में, ख्वाजा बरादरान के केस के फैसले की रोशनी में, जिस तरीके से कहा गया है कि ये यकतरफा एहतसाब होता है, जो क्वेश्चंस उठाए कोई आम बंदा नहीं उठा रही, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चंस उठाए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखें, एक तो मैडम मैं आपके सामने ये रखूं कि आपने ये भी बात सुनी होगी कि नैब को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए लेजिस्लेट किया, यानी आपको पता है कि ये नैब का कानून दरअसल ये कौन सा कानून है और कौन इसको लेके आया था? दरअसल ये इसका नाम था एहतसाब ऑर्डिनेंस 1997। वेरी ट्रू। एहतसाब ऑर्डिनेंस 1997 आया था, पहले ऑर्डिनेंस आया था, जैसे कहते हैं ना कुलभूषण में ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए, तो ये ऑर्डिनेंस लेके हमारे भाई नून लीग वाले, और अगेन मैं सिर्फ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड करेक्ट कर रहा हूँ, अगेन मेरा ना इससे जैसे सैफुर रहमान कमीशन भी कहते थे, सैफुर रहमान एहतसाब क्या नाम दिया करते थे। वो मैं अल्फाज चुन रहा था, आपने खुद बोल दिया, मैं एक्चुअली कहना नहीं चाह रहा था, आपने बोल दिया। अच्छा, उसमें हुआ क्या, ये बाद में पीपल्स पार्टी पर एक शदीद ज़दोकूब करने के लिए एहतसाब ऑर्डिनेंस आया 97 का, फिर एहतसाब एक्ट बनाया 1998 का, और उसमें तमाम के तमाम केसेस जो थे वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ थे, और पीपल्स पार्टी के लोगों को कन्विक्ट भी किया गया, बीबी को भी कन्विक्ट किया गया, और क्या कुछ हुआ। बिल्कुल। और उसके बाद फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए तो उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, एहतसाब एक्ट की जगह नैब ऑर्डिनेंस कर दिया, उसका नाम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कर दिया, एहतसाब लफ्ज़ हटा दिया। इसेंशली जो एहतसाब ऑर्डिनेंस था या एहतसाब एक्ट था वो उसी का एक फॉर्म है जो कि ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब का जो लॉ है, और ये फिर इसी तरह चलता रहा। और उसके बाद मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब नून लीग की गवर्नमेंट थी 2013 में, नून लीग की गवर्नमेंट आई, तो उस वक्त जो नून लीग ने एक मुसव्वदा बनाया नैब ऑर्डिनेंस का, वो तो ऐसा ड्रकोनियन था, वो कोई निकाल के उसको देखे कि उसमें तो पता नहीं क्या कुछ था, उसमें तो ऐसी चीज़ें थी कि ये तो नैब ऑर्डिनेंस जो आपके सामने 99 का है, ये कुछ भी नहीं था। बहरहाल वो किसी वजह से वो पास नहीं हुआ, और आई थिंक उसकी मेन वजह थी कि इन द मीनवाइल पनामा आ गया, और पनामा की वजह से नून लीग बैकफुट पे चली गई। ये सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट में, बिल्कुल नून लीग की कोई बुराई नहीं, दोस्त है मेरे, प्यार मेरा बड़ा है उनसे, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट ये है। अच्छा, उसके साथ साथ आपको याद है 90s में ये होता था, जब बीबी की गवर्नमेंट आती थी तो मियाँ शरीफ पे और नवाज शरीफ पे, शहबाज शरीफ पे वो केस बनाए जाते थे। वो बात बिल्कुल ठीक है, वो बातें बिल्कुल ठीक है, इसे एक दूसरे के खिलाफ सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, इस पे तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। लेकिन अब जो नैब कर है, अब की जो नैब की कारकर्दगी है, मतलब कि नैब रेफरेंसेस कई माह तक तफ्तीश मुकम्मल ही नहीं की जाती है। आप देखें ना, सजा से पहले ही जेलों में डाल दिया जाता है, 6-6 महीने उन्हें कैद में रखा जाता है, सबूत बाद में ढूंढे जाते हैं। चले, सबूतों की बात भी अगर नैब पहले कर लेता है, साबित कुछ नहीं कर पाता। आप देखें 8-8, 10-10 महीने किसी को जेल में रखना, उसके लिए भी अजियत, फैमिली के लिए भी अजियत, यही ऑब्जर्वेशन है ना सुप्रीम कोर्ट की।
माजी में तो जो करता रहा अब जो नैब कर रहा है, क्या ये दुरुस्त है? मैं आपकी बात पे काफ़ी वज़न है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे एक चीज़ सामने रखूँ आप, यानी एक तो ये कहना कि प्रोसिक्यूशन एजेंसी की जो कारकर्दगी है वो ख़राब है, अच्छी है या बुरी है, और दूसरा ये कहना कि एंटी करप्शन लॉज जो हैं नैब की तरह के लॉज होने नहीं चाहिए। ये दो अलग अलग डिस्कशन है, डिबेट्स हैं। और पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड में मैं आपसे गुजारिश करूं कि नैब का कानून या एंटी करप्शन लॉ ज़रूर होना चाहिए, चाहे जो पुराना प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट था 1947 उसमें कुछ जिद्दत करें, या नैब का जो ये एग्जिस्टिंग कानून है उसमें अमेंडमेंट करें। और मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जब मैं लॉ मिनिस्टर था तो हम ये ऑर्डिनेंस लेके जब नैब का आए थे अमेंडमेंट का, और वो बड़ी उस पर बाज़ जगह तो तनकीद की लोगों ने, मीडिया ने तनकीद की कि जी आप क्यों जो है एहतसाब को कम कर रहे हैं। दरअसल वो एहतसाब को कम करने की बात तो थी नहीं। डे वन से मैंने वो बात की है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की है ऑलमोस्ट। वो बात ये की है कि देखिए नैब या एंटी करप्शन की जो एजेंसीज हैं, ये ऐसे लॉज हैं, इनका अब्यूज़ ख़त्म होना चाहिए, अब्यूज़ ख़त्म होना चाहिए, लेकिन एंटी करप्शन लॉज को या एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को या नैब को टूथलेस नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या इसमें आ जाती है? प्रॉब्लम ये आती है कि ये सारा का सारा है वाइट कॉलर क्राइम। थोड़ा सा इसको समझें, ये वाइट कॉलर क्राइम जो है, जब तक आपकी फोरेंसिक कैपेसिटी बेहतर नैब की या FIA की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की बेहतर नहीं होगी, चाहे वो प्रोविंशियल एंटी करप्शन हो, चाहे वो फेडरल एंटी करप्शन हो या नैब का अदारा हो, जब तक आपकी फोरेंसिक्स बेहतर नहीं होंगी तो आप किसी किस्म के वाइट कॉलर क्राइम को ब्रेक नहीं कर सकते। अच्छा, नैब ने सारे काम गलत नहीं किए, सारे काम बुरे नहीं किए, लेकिन साथ साथ जो वो ऑर्डिनेंस हम लेके आए, वो ऑर्डिनेंस में आप ये समझिए कि ऑपोजिशन से बड़ी मिन्नत समाजत की इसको पास कर दें। देखिए इर्तिकाई मराहिल से कानून, लेकिन ऑर्डिनेंस की एक मुद्दत होती है ना, 5 साल ऑर्डिनेंस के तहत तो नहीं चल लेना फरूक नसीम साहब। नहीं सुने मैं ख्याल में आप बात मिस कर गई। ऑपोजिशन से कहा कि इसको लॉ बना लीजिए। ऑपोजिशन से कहा कि देखिए ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम ये स्टार्ट कर रहे हैं और इर्तिकाई मराहिल से गुजरना है। हमें नैब को टूथलेस नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, लेकिन इसका अब्यूज दूर करना है। अच्छा, उसमें मीडिया के एक सेक्शन है, उसने एक फ्लैग भी दिया कि आप क्या कर रहे हैं। बाज़ मीडिया के एंकर्स ने बड़ी तारीफ की कि बड़ा ज़बरदस्त आप लॉ लेके आए। हमेशा देखिए कि कोई काम करने जाएंगे तो उसमें डिस्प्यूट भी होगा, अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी, उससे डरना नहीं चाहिए, काम वो करना चाहिए जो सही हो। तो वो ऑर्डिनेंस जो मैंने बनाया था वो बिल्कुल आप समझिए एक स्टेपिंग स्टोन था अब्यूज़ ख़त्म करने के लिए। अच्छा, उसमें कुछ शिकायतें नैब की तरफ से आई कि कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसका अदालतें जो थीं, नैब की जो अदालतें थीं, उसका मफहूम कुछ और ले रही थीं। तो उसमें ज़रूरत थी कि उसको अमेंड करके वो जो मफहूम नैब अकाउंटेबिलिटी की कोर्ट्स डिराइव कर रही थी मफहूम, वो ख़त्म कर दिया जाए और उसको बिल्कुल सही, टूथलेस भी ना हो, लेकिन अब्यूज़ जो है वो नैब का ख़त्म हो और किसी भी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का शायद इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए जो चीफ जस्टिस ने कहा फरूक साहब के 120 एहतसाब अदालतें हुकूमत को जल्द अज जल्द कायम करनी चाहिए। तो क्या ये तरमीम की इसमें ज़रूरत है कि ज़ाहिर अगर आपको 120 जज अदालतें बनानी है तो उसके लिए आपको जजेस भी चाहिए, तो फिर क्या तरमीम के ज़रिए मौजूदा जजेस ही आप तरमीम कर दें ताकि मौजूदा जजेस के ज़रिए आप ये अदालतें बना लें, फिर यही होगा? जी मुझे जहाँ तक कि याद है, जब चीफ जस्टिस साहब ने उनका ये ऑब्जर्वेशन, ये ऑर्डर आया था, तो उस वक्त मैं शायद लॉ मिनिस्टर नहीं था, लेकिन मुझे याद है अटॉर्नी जनरल साहब दोस्त हैं हमारे, उनसे कभी ये इस सिलसिले में बात हो रही थी। तो उसमें मेरा अपना यही ख्याल है, मेरी टेक ये है कि 120 जज हों या 150 जज हों या 50 जज हों, हमें लॉ को अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो उसके पीछे हैं उसको अमेंड करने की ज़रूरत है। लेकिन ऑफ कोर्स वो लॉ मुझे सामने नहीं है, एकदम से आपने सवाल किया, आई एम जस्ट ट्रस्टिंग माई मेमोरी, लेकिन वो डूएबल है। मुझे याद पड़ता है कि किसी टीवी एंकर ने मुझसे पूछा था और मेरा यही जवाब था
कि 120 अदालतें तो शायद थोड़ी सी मुश्किल हों, लेकिन 50, 60, 70 अदालतें बिल्कुल होनी चाहिए। और उसका तरीका ये होना चाहिए कि आप देखें, अगर रिक्वायरमेंट है 50 जजेस की तो 50 जजेस लगा दें। जब वो फैसला कर लें और ये समझा जाए कि नहीं जी अब पेंडेंसी कम है, तो बेशक फिर वो जजेस जो हैं वो दूसरा काम करना शुरू कर दें। तो आपको थोड़ा सा ऐसे जजेस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मल्टीपर्पज़ जजेस हों, सिर्फ नैब के ना हों। नैब जब ज़रूरत हो वो नैब के जज लग जाएं, जब ज़रूरत नहीं हो तो आम डिस्ट्रिक्ट का काम करें। बिल्कुल सही। अच्छा फरूक नसीम साहब, चंद रोज पहले सेनेट में एक बिल दिया गया जिसके तहत मुल्क भर में हाई कोर्ट बेंचेस की तादाद में इजाफे का मुतालिबा किया गया था। इस पर भी आपको हंसी आ रही है, मुझे लग रहा है कि आप इस पर कोई ज़बरदस्त जवाब देने वाले हैं। अच्छा, लेकिन हुकूमत ने इसकी मुखालिफत की। फरूक साहब, अगर ये बिल मंजूर हो जाए तो जाहिर है फ़ायदा होगा, हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां आसान हो जाएंगी। इतने दूर से लोगों को आना पड़ता है, रहना पड़ता है, एक तो वकीलों की फ़ीसें भरे हैं, ऊपर से यहाँ पर आके रहने का मसला। तो इस पर मुखालिफत क्यों की हुकूमत ने? कुछ इत्तलात हैं आपके पास? मैं गुजारिश करूँ, ये जो बेंचेस हैं, हाई कोर्ट की जो बेंचेस हैं, ये आप अदलिया की मर्ज़ी के बग़ैर आप लगा नहीं सकते, आप नाफिज नहीं कर सकते। अच्छा। अदलिया से जब मैं लॉ मिनिस्टर था, मुझे याद है, जब मैं लॉ मिनिस्टर था, जस्टिस साकिब निसार बड़े ज़बरदस्त चीफ जस्टिस रहे हैं आपके, हमारे सब हमने देखा उनको। फिर खोसा साहब भी चीफ जस्टिस रहे और फिर अब माशाल्लाह गुलजार साहब भी बड़े ज़बरदस्त चीफ जस्टिस हैं। तो ये मुझे याद पड़ता है कि जस्टिस साकिब निसार से भी और जस्टिस खोसा से भी मुशावरत हुई। और उस वक्त ये एक साउथ ऑफ पंजाब का एक ये था कि वहाँ कहीं, मैं नाम भूल रहा हूँ, गुजरांवाला है या कौन सी जगह है, कि वहाँ पे बेंच होनी चाहिए। सही। और हुकूमत को ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी और हुकूमत तो चाहती थी कि ये हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे और जो उन्होंने जो हमें बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस हैं या जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी थिंकिंग ये है कि ये नहीं हो सकता कि हर कस्बे में, हर शहर में, हर गांव में हाई कोर्ट आ जाए। सही। और आपको प्रिंसिपल सीट्स और सर्किट बेंचेस हाई कोर्ट की प्रोविंसेस में जितनी हैं वो काफ़ी हैं, बल्कि आपको एम्पावर कर रहे हैं जो लोअर जुडिशरी है, जो सिविल जजेस हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं। तो ये अगेन पॉइंट स्कोरिंग मेरे भाई कर रहे हैं। अच्छा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो अगर गवर्नमेंट ने इसको अपोज किया है तो गवर्नमेंट ने इसलिए अपोज किया है कि हमारी जो आला अदलिया है वो, उसका हमने टेक देखना है। देखिए, वो गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें देखना है कि वो जहाँ जहाँ कहेगी बेंच हम वहाँ लगाएंगे। अच्छा, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं लॉ मिनिस्टर था। आज की तो नेचुरली गवर्नमेंट ने यही स्टैंड लेना है कि जो भी, और वो गवर्नमेंट चाहे नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो, एमक्यूएम की हो, वो स्टैंड लेना है जो आला अदलिया ने बताना है कि आपने बेंच कहाँ लगानी है, वहीं जाइए। लास्ट क्वेश्चन जी फरूक साहब, आइन और कानून में दोहरी शहरियत वाला जाहिर है सेनेट का रुकन नहीं बन सकता, सैनेटर नहीं बन सकता, कौमी असम्बली का रुकन नहीं बन सकता, लेकिन क्या आइन कानून में ये चीज़ कहीं वाजे है? जो अब तनकीद हो रही है भाई, जो आपके SAPM है, मुशीरान हैं, जो आपके मुआविनीन ख़ुसूसी हैं, ये कैसे दोहरी शहरियत लेकर काबीना के इजलासों में बैठ सकते हैं? वहाँ इतनी आम डिस्कशन होती है, फैसला साजी होती है, तो इस बारे में आइन क्या खामोश है? कुछ वाजे है कानून में? मुझे फिर हंसी आ रही है और मेरा प्यार मेरे अपोजिशन के साथ, मेरी PTI के साथ, MQM के साथ सारे अपने हैं। अरे भाई, ये जुल्फी बुखारी साहब का केस था। जुल्फी बुखारी साहब के केस में फुल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, वो ये फैसला दे चुकी है। वो ये फैसला दे चुकी है कि SAPM जो है उसकी डुअल नेशनैलिटी हो सकती है, लेकिन वो मिनिस्ट्री नहीं चला सकता। जो मिनिस्टर इंचार्ज है वो प्राइम मिनिस्टर होगा या रेलेवेंट मिनिस्टर होगा। लेकिन SAPM का कैबिनेट में बैठना या SAPM का डुअल नेशनल होना
किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला कर चुका है, आगे चले। तो मजीद कोई कानून साजी की इसमें जरूरत है? सही कानून साजी की जरूरत नहीं है इसमें। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, तय कर दिया कि किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। एक ऑब्जर्वेशन जरूर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे पीएम लगाने के लिए पार्लियामान जो है प्रिस्क्राइब कर सकती है स्टैंडर्ड, लेकिन वो मैंडेटरी जो है रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की। जरूरी नहीं है तो प्रिस्क्राइब किया जाए, प्रिस्क्राइब कर दे तो अच्छा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, नून लीग ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, लेकिन अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि ऑपोजिशन का जो असल रोल है ये पीपल्स पार्टी अदा कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ ने अदा किया था, और तब पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात थी, और यकीनी तौर पर इसका फ़ायदा भी तहरीक इंसाफ ने 2018 के इंतखाबात में उठाया था। ऑपोजिशन की APC का शोर गुज़श्ता 1 महीने से चल रहा है, लेकिन अभी तक ऑपोजिशन एक ऐसा एजेंडा भी सामने लाने में नाकाम रही है जिस पर वो APC बुलाएंगे और हुकूमत को टफ टाइम देंगे। 2 रोज पहले नून लीग के रहनुमाओं की बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई, जिसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी में जॉइंट एक्शन कमेटी बनाने और ईद के बाद APC बुलाने का इंदिया भी दिया गया था कि एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए और उसके लिए एक जॉइंट अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील देने का फैसला हुआ। ईद के फ़ौरन बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस क़यादत के लेवल पे हो और उसमें इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली का। और फिर इस ऐलान के बाद कल बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के पंजाब के अहदेदारों का इजलास हुआ, जिसके बाद ये खबरें सामने आईं कि पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं को नून लीग पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बाज़ PP के जो कायदीन हैं उन्होंने शहबाज शरीफ पर फ्रेंडली अपोजिशन करने का इल्ज़ाम भी लगाया। ये खबरें भी आई हैं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो से ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून को साथ लेकर चलने की आपकी ख्वाहिश मुस्बत तो है, मगर वो अपोजिशन का किरदार अदा नहीं करना चाहते। जो APC के इनकाद को इल्तवा का शिकार किए हुए हों, वो तहरीक में आखिर कहाँ से कैसे साथ चलेंगे। नून लीग अपने लिए पंजाब में आज भी असल खतरा बिलावल भुट्टो जरदारी को ही समझ रही है, जबकि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एहतजाज एहसन भी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक में नून लीग के किरदार को मशकूक नजरों से देख रहे हैं। कल उन्होंने मेरे प्रोग्राम में इस हवाले से कुछ बात की, जरा सुनिए। शादिया, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं अपनी आपको अपनी बात बताऊं, मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ और नवाज लीग इमरान खान की हुकूमत की देर पा चलने की जमानत दे चुके हैं। सर कैसे? इन्होंने दिखाना यह है कि उसको बहुत उसकी मुखालफत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जहाँ वोट का मामला आएगा वहाँ इनके बड़े लीडर भी गुरेज करेंगे और पीछे रहेंगे। ये हमें आगे चला के और खुद पीछे से डील अपनी मुकम्मल करना चाहते हैं। सवाल यह है कि जब अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों में एतमाद का फुकदान है, तो फिर हुकूमत के खिलाफ आखिर तहरीक कैसे चलेगी, कैसे कामयाब होगी। बिलावल भुट्टो ने तो आज फिर से हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगाए और कहा कि इमरान खान का किचन चलाने के लिए भी करप्शन की जाती है। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिड टर्म इंतखाबात या पार्लियामान में नई हुकूमत के ऑप्शन पर गौर करने के लिए आमादा है, लेकिन हम APC का इंतजार कर रहे हैं। आज तक कोई जवाब नहीं आया कि BRT में जो करप्शन अली ज़ैदी और उसका फ्रंटमैन इमरान खान के लिए करता है, इमरान खान का किचन चलाने के लिए, इमरान खान का PR चलाने के लिए, इमरान खान के कैंपेन्स चलाने के लिए, उस करप्शन का जवाब देने को तैयार नहीं। और जो सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ख़त लिखे हैं वज़ारतों को, हुकूमत को, नैब को,
कि ये जो पोस्ट ऑफिस का वजारत है वहाँ 118 बिलियन रुपीस का करप्शन हुआ है। जहाँ तक मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो या पार्लियामेंट में नया हुकूमत बनाने की बात हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ ओपन टू बोथ ऑप्शन। वी आर जस्ट वेटिंग कि APC हो, उस पर हम मशवरा करें और वहाँ जो भी सारी सियासी जमातों का राय होगा वो चलेगा। इस पर मैं बात करूंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, आज बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने चेयरमैन नैब के इस्तीफे का मुतालबा किया, कहा इन्हें इस्तीफा देके घर चले जाना चाहिए। बात यह है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा बरादरान केस में फैसला देते हुए नैब के बारे में जो सवालात उठाए हैं, ज़्यादा मीडिया पर भी इस पर बात हो रही है, जिस तरीके से क्वेश्चन को रेस किया गया है कि एकतरफा एहतसाब के बारे में भी बात हो रही है, लेकिन सादा सा सवाल ये, बड़ा सादा सा, वो ये कि 5 साल आप लोग भी हुकूमत में रहे हैं, नून लीग भी हुकूमत में रही है, लेकिन तंग आप लोग भी हैं, तंग नून लीग भी है। आप लोग अपने अपने दौरे हुकूमत में क्यों आखिर नैब कवानीन में तरमीम नहीं कर सके? आज फिर कैसे आप लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं इस सारे प्रोसेस पे? मेरे ख्याल में आज बिलावल साहब के साथ बैठा हुआ था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसको पूरा फिक्रा सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस नैब को बंद करें और एक ऐसा इदारा जो अक्रॉस द बोर्ड सबकी करप्शन पे काम करे, वो इदारा होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि नैब के बारे में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शुरू दिन से खदशात थे, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खदशात थे, जब ये नैब नहीं था, जब ये एहतसाब कमीशन था, जब वो एहतसाबुर रहमान, क्या नाम था उसका, वो सैफुर रहमान जब इसका चेयरमैन था, तब भी जब मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, तब भी हम कहते थे कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, ये अपने मुखालफिन को दबाने का एक इदारा है। फिर उसके बाद मुशर्रफ ने उसको अपने काफ लीग बनाने के लिए इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि किस तरह से लोगों की लॉयल्टीज, और जो हमने कहा वो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने अपने फैसले में लिख दिया, और उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, ये उन्होंने कहा कि छोटे लोगों को ये अपने क्रोनीज को इलेक्ट करवा के उनको लाकर इसके जरिए उनसे रूल करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि डिवाइड के एक तरफ लोगों को पूछा जा रहा है, डिवाइड बात सवाल वही है ना कि आपने अपने दौरे हुकूमत में इसको बदलने की या इतना अच्छा इदारा बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? कोई कानून क्यों नहीं बनाया? तरमीम आप लोग क्यों नहीं लेके आए जहां पर सबका बराबर का एहतसाब हो, ना सियासी मुखालिफिन के लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया जा सके? मैं अर्ज करता हूँ इस पे नून लीग ने अभी भी कहा है। हमने जब 18वीं तरमीम हो रही थी 2010 के अंदर, उस वक्त भी कहा था, और उस पे कहा था कि ये इसको इस तरह से होना चाहिए, इस इदारे को। नून लीग उस वक्त नहीं मानी थी। हमारे पास सिंगल हैंडेडली इतने वोट नहीं थे कि हम कोई सादा कानून साजी भी कर सकते। हमारे पास 7 तो अलाइज थे ना, MQM, काफ लीग, बाकी, तो वो नहीं उस तरह से मानते। फिर हमने दोबारा भी कोशिश की, जब नून लीग का दौर था तब भी हमने कोशिश की, उनको कहा, वो नहीं माने। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो भुगता हुआ था। जरदारी साहब इतना लंबा अरसा जेल में रहे, नून लीग के दौर में, फिर मुशर्रफ के दौर में, फिर फारूक लुगारी के दौर में, मुसलसल वो जेल में रहे। तो हमें तो पता था कि ये क्या है। और कल बेल के ऊपर जो स्पेशली ये पकड़ते हैं, गिरफ्तार करके फेंक देते हैं, कोई पूछते नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। गिरफ्तार करने के बाद ये इधर उधर से ढूंढते फिरते कि अब इस पे केस क्या बनाए। ये इसकी बजाय जो दुनिया के अंदर मुरवजा कानून है उस पे जाएं। किसी को गिरफ्तार करने से पहले कोर्ट ऑफ लॉ के पास लेकर जाते हैं कि ये हमारे पास सबूत है। अगर उसमें गिरफ्तारी की जरूरत होती है तो कोर्ट कहती है कि ठीक है, गिरफ्तार कर लें। बात ये कि हुकूमत भी इसमें तरमीम चाहती है, कानून बनाना चाहती है, ऑपोजिशन भी चाहती है। ये तो मामला चल भी रहा था कानून तरमीम के हवाले से, तो ये कहां तक पहुंचा? भी रुकावट कहां पर आई इसमें चौधरी साहब? हुकूमत नहीं चाहती। हुकूमत तो अब इसकी बजाय एक नया कानून ले आई है। इसमें तो फिर कोई अदालत आ जाती है, तो उसमें तो कोई अदालत का भी नहीं है। वो जो आप कैसे कह सकते हैं हुकूमत नहीं चाहती? हुकूमत कहती है कि ऑपोजिशन ही नहीं चाहती कि किसी भी मामले पर हम लोग कानून साजी करें। ये इनका भी वही रवैया है जो नून का था। इनका ख्याल है हमें किसने पूछना है। लेकिन मैं आज आपके प्रोग्राम में प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, इन सब ने भी अगर ये कानून नहीं बदलता तो इसके तहत जेलों में। तो आपके कहने का मतलब है जिस तरह नून लीग आज पछता रही है, कल आने वाले वक्त पे अब तहरीक इंसाफ भी ऐसे ही पछताएगी कि काश हम बदल लेते, काश हम बात मान लेते, तरमीम कर लेते। हाँ बिल्कुल। और कितने स्कैंडल हैं अभी कितने 2 साल के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा के 17 केसेस को छोड़ते हैं, BRT को,
बाकी सारे केसेस पूछो, यहाँ पे देख लें ना, दवाइयों का स्कैंडल हुआ, मास्क का स्कैंडल हुआ, चीनी का स्कैंडल है, आटा का स्कैंडल है, तेल का स्कैंडल है, अभी लेटेस्ट जो आ गया है 118 अरब रुपए का वो मुराद सईद जिसको बड़ी जबरदस्त जिसकी कारकर्दगी थी उसका स्कैंडल आ गया। तो एक के बाद दूसरा, आप जहां पे आप उठाते हैं, जिस गवर्नमेंट के इदारे में जाते हैं, जिस हुकूमत में जाते हैं, और फिर जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी है उसकी रिपोर्ट जो आई है वो उन्होंने मुराद सईद का कहा है, और दूसरा जो उनकी रिपोर्ट है वो 117 से 120 पे चले गए, यानी करप्शन बढ़ गई है। तो हाईलाइट करना आप लोगों का काम है, ऑपोजिशन का तो काम ही है। आज के इजलास में क्या चॉइस साहब, इस पर भी बात हुई कि नून लीग पर एतराजात उठाए गए वहां पर कि भाई शहबाज शरीफ तो फ्रेंडली ऑपोजिशन कर रहे हैं, सही ऑपोजिशन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। नहीं, ऐसे नहीं एतराजात थे, ऐसे नहीं थे। तो देखिए, चॉइस एतजाज साहब का एक हमेशा से कंसिडर्ड ओपिनियन रहा है, वो हमेशा बात करते हैं, उनका एक व्यू है उनके बारे में, वो पार्टी के बहुत ही सीनियर हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, बड़े भाई हैं। तो उसके बाद सवाल ये है कि जो भी कंक्लूड किया बाद में चेयरमैन साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने, उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी बीमारी का सीरियस, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते से सरकारी टीवी चैनल पीटीवी की फ़ीस में 3 गुना इजाफे के मामले पर हुकूमत पर खूब तनकीद हो रही है। कल विफाकी काबीना में अरकान की मुखालफत के बाद इस इजाफे का जो फैसला है फ़िलहाल मौखर कर दिया गया। फैसला मौखर हुआ है, मतलब ये है कि हुकूमत आज नहीं तो कल इस फैसले पर अमल दरामद ज़रूर कर सकती है और होगा। इस फैसले के मौजब बनने वाली जो वजूहात हैं उसके बारे में जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो बहुत ही हैरान कुन हमारे सामने इंकशाफात सामने आए। हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सरकारी टीवी इस वक्त नाकाबिल तलाफ़ी 75 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। पीटीवी इंतज़ामिया की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई रिपोर्ट हमें मौसूल हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पीटीवी की इंतज़ामिया ने पीटीवी न्यूज़ समेत 7 मंसूबों को नाकाबिले अमल करार दिया है। पीटीवी न्यूज़ मंसूबे में 15 अरब 68 करोड़ रुपयों का नुकसान का सामना है। पीटीवी होम को 17 अरब 24 करोड़, पीटीवी ग्लोबल को 1 अरब 20 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना है। इसी तरह पीटीवी नेशनल को 2 अरब 21 करोड़ रुपए और पीटीवी स्पोर्ट्स को 1 अरब 40 करोड़ रुपए नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पीटीवी वर्ल्ड को 1 अरब 50 करोड़ रुपए का नुकसान का सामना है। ज़राए का यह भी दावा है कि पीटीवी इंतजामिया के पास पेंशन के लिए भी अब रकम मौजूद नहीं है और अरबों रुपए के वाजिबात भी अदा करने अभी बाकी हैं, जबकि आइंदा सालों में बिजली के बिलों में मजीद इजाफा करके पीटीवी को चलाना मुमकिन हो सकेगा। ज़राए का यह भी दावा है कि पीटीवी इंतजामिया के पास बिजनेस प्लान भी नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद पीटीवी इंतजामिया अभी भी लाखों रुपए माहाना तनख्वाहों पर भर्तियां भी कर रही है। बड़ी हैरानगी वाली बात यह है कि तनख्वाहें देने के लिए पैसे आपके पास है नहीं, लेकिन लाखों रुपए तनख्वाहों पर आपने भर्तियां जरूर आप लोगों ने करनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज की मुखालिफत के बावजूद बासर ग्रुप ने समरी मंजूरी के लिए इरसाल करवाई है। वफाकी काबीना ने पीटीवी फीस में इजाफे का फैसला 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया, मगर क्या हुकूमत ये फैसला मुस्तकिल तौर पर वापस लेगी? महंगी बिजली के सताए अवाम की जेबों से ही 26 अरब रुपए सालाना निकालना आखिर ये क्यों ज़रूरी है? पीटीवी के लिए कोई बिजनेस प्लान आखिर क्यों बाकायदा तौर पर नहीं बनाया जाता है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी ने। बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी आपका। सुहेल भट्टी, अब तक तो लग ये रहा है कि 26 अरब रुपए निकलवाने का जो फैसला है, बिलों में डालने जो रकम डालनी है इन लोगों ने, ये सिर्फ मौखर हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, ये कैंसिल नहीं हुआ है। इसका मतलब है अगले हफ्ते, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद जब ये थोड़ा मामला ठंडा पड़ जाएगा और ये चुपके से आराम से ये लोग जो है ना वो सारी कार्रवाई डाल देंगे। दिशा से बिल्कुल ऐसी ही बात है, चूंकि इस मामले को वक्ती तौर के ऊपर मौखर किया गया है, चूंकि पीटीवी को 75 अरब रुपए के नाकाबिले तलाफी नुकसान का सामना है और कोई ऐसा रास्ता नहीं है
जिसके जरिए से पीटीवी इस नुकसान को पूरा कर सके। नवंबर 2019 में बुनियादी तौर के ऊपर पीटीवी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पीटीवी को जो बदतरीन माली बहरान का सामना था उसके पेश नज़र उन्होंने पीटीवी की जो फी बिजली के बिलों के जरिए से वसूल की जाती है ये 35 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने का फैसला किया। 92 न्यूज़ ने उस वक्त इस मामले को रिपोर्ट किया था, लेकिन हम ये समझ रहे थे कि जब ये मामला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तक पहुंचेगा तो वो यकीनी तौर के ऊपर ये पूछेंगे कि आपके पास बिजनेस प्लान क्या है। हाँ। और शायद ये बोझ महंगी बिजली के आवाम पर मुंतकिल ना हो, लेकिन इसके बरक्स हुआ। अब एक पीटीवी की इंतजामिया की जानिब से वजारत इत्तलात और नशरियात की तवज्जो से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को एक रिपोर्ट पेश की गई है। नाइट एडिशन को एक्सक्लूसिवली मसूल होने वाली इस रिपोर्ट के अंदर पूरा माजरा बयान किया गया है कि मामला है क्या। इस दस्तावेज से हमें पता चला है कि 75 अरब रुपए का नुकसान है, पेंशन के लिए रकम नहीं है, और वो 7 मंसूबे जो कौमी मफाद के मंसूबे जिन्हें कहा जाता है, दुनिया भर के अंदर जो मुख्तलिफ सरकारी टेलीविज़न होते हैं उनको रन करना लाजमी होता है। और लेकिन मौजूदा हालात के अंदर जब मार्केट के अंदर इतनी डाइवर्सिफिकेशन रही, बिजनेस प्लान ना होने की वजह से हमें पीटीवी न्यूज़, पीटीवी होम, जिनकी तमाम तफसीलात आपने बताई, हमें 39 रुपए का यहाँ नुकसान का सामना है। लेकिन इसी रिपोर्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान टेलीविज़न के 9 मजमूई तौर के ऊपर चैनल हैं जो कि नेशनल इंटेग्रिटी, यूनिटी, एथनिक डाइवर्सिटी, नेशनल नैरेटिव, फैमिली वैल्यूज़ को फ़रोग देने के हवाले से मुल्क में अमन, इत्तेहाद, उम्मीद, मुस्बत पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस और बिलखसूस बैरून मुल्क आलमी सतह के ऊपर जो दुश्मन ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हैं, पीटीवी के चैनल्स के जरिए उनका तोड़ किया जाता है। इसका इंपॉर्टेंस इस कदर है। लेकिन इसी जानिब आप सुनकर हैरान होंगी, इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि ये 7 मंसूबे पीटीवी न्यूज़, पीटीवी होम समेत पीटीवी ग्लोबल, पीटीवी वर्ल्ड ये नॉन वायबल हैं। इसमें इस रिपोर्ट में प्राइम मिनिस्टर को कहा गया है कि ये नॉन वायबल है। आप ये सुनकर हैरान होंगी, जो कौमी मफाद के बेहतरीन मंसूबे हैं, जो कौमी खिदमत करते हैं, जो मुल्क के लिए नागुज़ीर है ये मीडियम, उन्हें कहा गया कि ये नॉन वायबल है। इसलिए कि आपने भारी तनख्वाहों के ऊपर लोग भर्ती कर रहे हैं, इसलिए कि आप फवाद चौधरी साहब जब वफाकी वज़ीर इत्तलात हुआ करते थे, उन्होंने भी यही डिमांड की थी कि पीटीवी मैनेजमेंट पहले फीस बढ़ाने से पहले अपना प्लान पेश करे। प्लान पेश ना हुआ, वो तब्दील हो गए। इतने नुकसान में जा रहे हैं पीटीवी के तमाम चैनल, ये सालाना इतनी तनख्वाहें ये कहाँ से अदा हो रही हैं? कहाँ से ये अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दे रहे हैं? अब तो कह रहे हैं पेंशन देने के लिए भी पैसे नहीं है, तो कैसे पूरा होगा सब कुछ? इसका मतलब है नहीं, ये फैसला करना पड़ेगा बिजली के बिलों में फीस डालने वाला। देखिए इनके पास, देखिए एग्जैक्टली देखिए काबीना ने जो रातों रात सर्कुलेशन के जरिए से एक ऐसी समरी थी जो बुनियादी तौर के ऊपर सर्कुलेशन ये वफाकी काबीना में जानी ही नहीं चाहिए थी। 2004-05 में जब बिजली के बिलों से 35 रुपये वसूल करने का फैसला हुआ, उस वक्त ये मामला मनी बिल के जरिए से बजट के जरिए पार्लियामेंट हाउस में पेश किया गया था। अरकान कौमी असम्बली सेनेट की मंजूरी के बाद यह सिलसिला शुरू हुआ। अगर आप वाकई ही पीटीवी के मसाइल थे, आप एक बिजनेस प्लान तैयार करते और उसके बाद अगर कुछ फीस बढ़ानी है, मामला पार्लियामेंट के सामने जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया गया कि रातों रात सर्कुलेट करके समरी को अरकान के काबीना के अरकान के घरों पे समरी भेजी गई, दफ्तर में भेज के मंजूरी करवाने की कोशिश की गई, वक्ती तौर पर मुखर किया गया है। सबसे बड़ा मामला यह है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब ने उन्होंने एडिशनल नोट लगाया असम्बली के साथ कि इसका पॉलिटिकल फॉल आउट होगा, आप ये मत कीजिए। शिबली फराज साहब मुखालफत कर रहे हैं, फिर दोस्त शिकवान साहिबा ने मुखालफत की, फवाद चौधरी साहब ने मुखालफत की, लेकिन उसके बावजूद पीटीवी की तगड़ी इंतजामिया ये सब कुछ करवाना चाहती है। मतलब मुल्क की जेब पर ग्रुप में शामिल हैं जो इस इदारे के कौमी इदारे के मामलात को ठीक होने में सबसे बड़ी रुकावट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी मेरे साथ। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।